हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ बताने वाला हूँ यूज ऑफ एम इज आर, यानी इंग्लिश में जो वर्ड होता है यूज ऑफ एम इज आर, यानी एम इज और आर का यूज हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं एम इज और आर का यूज कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि मैं का इंग्लिश आई होता है और हम का इंग्लिश वी होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं का इंग्लिश आई, हम लोग या हम का इंग्लिश वी होता है डब्ल्यू ई। तुम या तुम लोग, आप या आप लोग का इंग्लिश यू होता है। और वह जब स्त्री के लिए प्रयोग होता है, वह स्त्री के लिए तो सी लगता है। एंड वह जब पुरुष के लिए प्रयोग होता है तो ही लगता है। और वह निर्जीव वस्तु के लिए इट लगता है। और यहाँ पे नाम का इंग्लिश नेम होता है, वे लोग का दे होता है। एंड वे का दोज होता है, ये का देज होता है। इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए ताकि आगे चल कर के आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसको आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपका ज़रूरी अंग है हर एक ट्रांसलेशन बनाने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बताते हैं आपको यूज ऑफ एम इज आर, यानी एम इज आर का यूज कैसे होगा और कहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास वी, यू, दे और दो नेम या दोज या देज सब्जेक्ट के रूप में आता है, जैसे फर्स्ट में आपका आता है वी, यू, दे, टू नेम्स या दोज या देज, तो आप उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे जब ये मेन वर्ब में कार्य करे। जब वर्ब में कार्य करना रहेगा तो आर का प्रयोग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर सेकंड में आपके पास अगर ही, सी, ईट और नेम आए तो आप उसके साथ ईज का प्रयोग करेंगे। ही आए तो ईज, सी आए तो ईज, ईट आए तो ईज और नेम आए यानी कोई भी नाम आए, राम, नाम, श्याम, तो इसके साथ आप ईज का प्रयोग करेंगे, ठीक। और उसके बाद अगर आपके पास आई सब्जेक्ट में आए तो आप एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर अब हम एम इज आर का प्रयोग करते हैं। तो एम इज आर जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, ही, हूँ होता है या होते हैं या होता हूँ इत्यादि लगा रहे, उसे वाक्य में मेन वर्ब का कार्य कर रहे हो, तो ऐसे वर्ड या अंग्रेजी वाक्य के कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करते हैं। यानी एम इज आर का प्रयोग तब होगा जब किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, है, ही या हूँ या होता है, होती है, होते हैं लगा रहे और यह एम इज आर सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट में दिया हो ही तो ही के साथ इज लगता है, आई दिया हो तो आई के साथ एम लगता है, यू दिया हो तो यू के साथ आर लगता है, ऐसे ही प्रयोग होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं नोट। एम इज और आर का यूज प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। और यहाँ पर जैसे मैं ईमानदार हूँ, आई एम हॉनेस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो है सब्जेक्ट है, ईमानदार जो है एक एडजेक्टिव है और हूँ वर्ब है, तो आई एम हॉनेस्ट। इसके बारे में हम फुल डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, यानी मैं एक सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। और ईमानदार एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण जो मैं का विशेषता बता रहा है, यानी मैं ईमानदार हूँ, यानी ईमानदार हूँ मैं, इसका विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव जिस चीज़ की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। आप अगर कमेंट कीजिएगा तो आपको एडजेक्टिव पर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। और यहाँ पर देखिए वर्ब यानी क्रिया जो कि हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे मैं है यानी आई है, तो आई के साथ वर्ब कौन सा लगेगा, एम इज आर में एम लगेगा क्योंकि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। वैसे ही हम आई एम हॉनेस्ट में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है आई कर्ता और यहाँ पे एम जो है वर्ब है और हॉनेस्ट एडजेक्टिव है क्योंकि एम वर्ब हमेशा रहता है क्रिया जो आई के अनुसार लगता है यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कैसे पहचाने सब्जेक्ट, एडजेक्टिव और वर्ब को। तो इसके बारे में देखिए,
सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सेंटेंस से क्वेश्चन करना है। हु कौन, और व्हाट क्या, से, और इसका जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे अभी हमने देखा था मैं ईमानदार हूँ, तो हम सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे कौन ईमानदार है या क्या ईमानदार है, तो दोनों में से किसी एक का आंसर आएगा हमारे पास। तो इसमें हमको आ रहा है कौन ईमानदार है। कौन ईमानदार है? मैं ईमानदार हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो अब हम एडजेक्टिव के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव, सब्जेक्ट के बारे में जो गुण बताया जाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं हो गया। तो मैं के बारे में कौन सा गुण बताया जा रहा है कि मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार एक उसका गुण है, ठीक है, तो इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। और अब हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे? तो वर्ब सेंटेंस में जो बचता है वो वर्ब होता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब एक वर्ब है। इसके बारे में भी आप अगर जो कमेंट कीजिएगा तो वर्ब का एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब में आपका ये सब आता है, इज, एम, आर और वाज, वेयर। और मेन वर्ब में आपका आता है जो खाना, पीना, सोना, ये सब मेन वर्ब में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब टू बी, यानी इसका यूज कहाँ पर होगा और कैसे होगा, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में अगर आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यदि आप फर्स्ट पर्सन में आप यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई होता है, ठीक, तो आई एम हॉनेस्ट हो जाएगा, मैं ईमानदार हूँ। और यहाँ पे प्लुरल में हम लोग ईमानदार हैं, यानी मैं ईमानदार हूँ सिंगुलर, यानी केवल एक आदमी का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई एम हॉनेस्ट होगा। और अगर हम लोग बहुत सारे आदमी हैं और वो भी ईमानदार हैं तो हम लोग ईमानदार हैं, यानी वी आर हॉनेस्ट। तो वी के साथ आर का प्रयोग होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। वी के साथ आर का प्रयोग, और ईमानदार का इंग्लिश होता है हॉनेस्ट। ठीक है, तो ऐसे आप वाक्य को बना सकते हैं। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? तो सेकेंड पर्सन में यू आता है सिंगुलर में, और यू आता है प्लुरल में। जैसे तुम ईमानदार हो, तो तुम एक ही आदमी को कहा जा रहा है, या आप ईमानदार हो एक ही आदमी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे भी यू लगेगा और यू के साथ आर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी यू लगेगा और यू के साथ जो है आर लगेगा। यहाँ पर तुम ईमानदार हो या आप ईमानदार हो, दोनों का इंग्लिश जो है यू आर हॉनेस्ट होगा, क्योंकि यू के साथ आर लगेगा और ईमानदार का क्या होता है? हॉनेस्ट। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन में हम लोग देखते हैं तुम लोग ईमानदार हो, तुम लोग या आप लोग, इसमें बहुत सारे आदमी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? आप लोग ईमानदार हैं, तो यू आर हॉनेस्ट। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में फ़र्क हो जा रहा है। जैसे आप लोग ईमानदार हैं या आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं तो एक आदमी का बोध हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप लोग ईमानदार हैं तो बहुत सारे आदमियों का बोध हो रहा है, तो ये प्लुरल में आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन, ही इज हॉनेस्ट। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी और ईट और नेम, यानी ये सब थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर में। वह ईमानदार है। अगर यहाँ पे स्त्री का बोध होगा तो सी लगेगा, सी इज हॉनेस्ट। हम आपको पहले टॉपिक में बताए थे कि सी कब लगेगा और ही कब लगेगा। ही तब लगेगा जब पुरुष का बोध हो, और यहाँ पर वह ईमानदार है, इसका हिंदी होगा। तो ही सी के साथ प्रयोग होता है इज का और फिर हॉनेस्ट। और यहाँ पर देखिए मोहन ईमानदार है, तो मोहन एक नाम है तो नाम के साथ इज लगेगा और उसके बाद हॉनेस्ट का प्रयोग होगा। तो मोहन ईमानदार है। ठीक, अब यहाँ पर है थर्ड पर्सन में प्लुरल, वे लोग ईमानदार हैं। तो वे लोग का मतलब होता है बहुत सारे आदमियों का बोध हो रहा है वे लोग, तो वे लोग के साथ आर का प्रयोग होगा। और यहाँ पर हॉनेस्ट, यानी वे लोग ईमानदार हैं तो दे आर हॉनेस्ट। और यहाँ पर फुल स्टॉप आपका लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मोहन और राजेश ईमानदार हैं। हम आपको बताए थे कि जब दो नाम आए और में तो यहाँ पर आर का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पे मोहन और राजेश यानी दो नाम आया है तो हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। तो मोहन और राजेश
तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। मोहन एंड राजेश आर हॉनेस्ट, यानी मोहन और राजेश ईमानदार हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि आप लोगों को याद रहे। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य का डिफिनेशन क्या होता है? जैसे सिंपल सा वाक्य, वह ईमानदार है, यह तेज है, तुम चालाक हो, ये सब सकारात्मक वाक्य है जिसमें न तो क्वेश्चन आएगा और न ही नेगेटिव का मार्किंग आएगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव। यानी अभी हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में आपका एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर नाउन हो सकता है, या फिर कोई अदर वर्ड हो सकता है जो कि ऑब्जेक्ट होने लायक हो। तो सब्जेक्ट हमेशा इज एम आर या ही सी इट या नेम हो सकता है, और वर्ब हमेशा एम इज या आर हो सकता है, और एडजेक्टिव में जो उसका गुण बताया जा रहा है सब्जेक्ट के अनुसार वही एडजेक्टिव होगा। ठीक, नेक्स्ट में है इसका एग्जांपल्स, आपको हम दिखा देते हैं सॉल्व करके। जैसे यहाँ पर है वे लोग खुश हैं। ठीक, तो यहाँ पर वे लोग खुश हैं, वे लोग का क्या होगा? दे। तो यहाँ पर दे हो गया। और यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक, और यहाँ पर वे लोग खुश हैं, तो वे लोग के साथ आर का प्रयोग होगा, दे के साथ आर का प्रयोग होगा, और खुश का हैप्पी और फुल स्टॉप। तो आप लोगों को आई होप कि वाक्य बनाना आ गया होगा। तो आप लोग नेक्स्ट का बनाइए। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे तुम लोग अच्छे हो तो यू आर गुड, तुम लोग का यू और यू के साथ आर लगता है, और अच्छे का गुड। वह व्यस्त है तो वह का ही, इज बिजी, ही के साथ इज लगता है, व्यस्त का बिजी होता है। राधा नेक है तो राधा इज जेंटिल, क्योंकि राधा के साथ इज लगेगा। राधा एक नेम है तो नेम के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का, और इसके साथ जेंटिल का। ठीक, और यहाँ पे मोहन दयालु है तो मोहन भी एक नाम है, और नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो। और यहाँ पे मोहन इज काइंड, मोहन के साथ इज लगेगा क्योंकि यह एक नाम है। ऐसे ही आप लोग और सारे एग्जाम्पल्स को बनाइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए एंड बनाइए इन सबों को। तो चलिए हम अब ले चलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं भी बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग शिक्षित और ईमानदार हैं, हम लोग शिक्षित और ईमानदार हैं, तो हम लोग का क्या होगा? वी हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है हम लोग। और शिक्षित और ईमानदार, ये तो हमारा गुण बता रहा है ना, क्योंकि हम शिक्षित है और ईमानदार भी हैं। तो हम लोग वी के साथ क्या प्रयोग होता है? आर, और उसके बाद ना होगा एजुकेटेड एंड हॉनेस्ट। तो देखिए यहाँ पर वी आर एजुकेटेड एंड हॉनेस्ट, और यहाँ पर फुल स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रवि और मोहन तेज है। तो यहाँ पर देखिए दो नाम आया, तो दो नाम आया तो आपको आर का प्रयोग करना होगा। तो रवि एंड मोहन आर, तेज का क्या होता है? इंटेलिजेंट, यानी रवि एंड मोहन आर इंटेलिजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके लिए हम क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके अब आप बना लीजिए। ठीक, और इसका आपको मीनिंग नहीं याद है तो नीचे भी मीनिंग शो हो रहा है, आप इसको वीडियो को पॉज करके मीनिंग को भी राइट डाउन कर सकते हैं। और इसको आप बनाने का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपको बनाने नहीं आएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें भी आपके लिए एक और क्वेश्चन लाया हूँ बनाने के लिए, तो आप बना लीजिए। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। राजीव युवा और ऊर्जवान है, हम लोग मेहनती और ईमानदार हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसका भी मीनिंग आपको नीचे राइट डाउन में दिख रहा होगा, तो आप आराम से बना लीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड उतार लीजिए, या फिर राइट डाउन कर लीजिए, बना लीजिए। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस,
यानी नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? जिस वाक्य में नहीं लगा हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वह चालाक नहीं है, तुम ईमानदार नहीं हो, ये सब नकारात्मक वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए अब इसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। हम आपको बताए थे कि अभी हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो नॉट प्लस एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम सॉल्व एग्जाम्पल जान लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बता देते हैं। जैसे वह उदास नहीं है तो ही इज नॉट सैड। ठीक, वह क्या हो जाएगा? ही, और ही के साथ क्या प्रयोग होता है? ही के साथ प्रयोग होता है इज का। ही के साथ इज का प्रयोग होता है एंड देन इज एम आर के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा। तो उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और फिर उदास, उदास का हो जाएगा सैड, और फिर फुल स्टॉप। वह उदास नहीं है, ही इज नॉट सैड। तुम गरीब नहीं हो, यू आर नॉट पुअर। ठीक फ्रेंड्स, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, और फुल स्टॉप आप लोगों को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और केवल आप लोग हिंदी को लिखिए अपने कॉपी में और इसको बनाइए, और फिर इंग्लिश से आप लोग मैच कर लीजिए ताकि आप लोगों को भी बनाने आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्व एग्जाम्पल, यानी जैसे वह उदास नहीं है तो इसका क्या होगा? वह का ही होगा, ही इज नॉट सैड, तो ही इज नॉट सैड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम लोग बुरे नहीं हो, तुम लोग का क्या होगा? यू, और यू के साथ क्या लगता है? आर, तो यू आर नॉट बैड। बैड का क्या होता है? बुरे, तो यू आर नॉट बैड एंड देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट है गाय सीधी नहीं है, काऊ, काऊ तो दो काऊ हो जाएगा, क्योंकि गाय अगर पूरी चांदी का बोध कराए तो दो नहीं लगेगा। इसके बारे में हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि दो किस में नहीं लगेगा और किस में लगेगा। तो यहाँ पर दो काऊ इज नॉट जेंटिल, क्योंकि काऊ है तो यहाँ पर इज लगेगा, और नॉट एंड देन जेंटिल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अब आप बनाइए। अब आपके लिए हम बनाने के लिए क्वेश्चन लाए हैं, तो इसको आप राइट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में एंड बनाइए। और देखिए यहाँ पर नीचे आपको उसका वर्ड मीनिंग भी शो हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन करके आप याद भी कर लीजिए, क्योंकि मीनिंग स्टॉक रहेगा तो आप कहीं भी कभी भी आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर स्ट्रक्चर उसका हो जाएगा जो एम इज और आर होता है। इज आर आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, और उसके बाद होगा एडजेक्टिव, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कभी भी नहीं भूलना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भूल जाइएगा तो समझिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है आपको। और फिर देखिए इसके बारे में हम सॉल्व एग्जाम्पल आपको बनवा करके दिखा देते हैं। क्या बच्चे भूखे हैं? आर द चिल्ड्रेन हंग्री। तो क्या बच्चे, अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? बच्चे हैं, तो बच्चे का इंग्लिश क्या होगा? चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन के साथ क्या लगेगा? जो चिल्ड्रेन के साथ आर लगेगा, तो आर क्या हो जाएगा इसमें? देखो सब स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो इज एम आर है वो पहले आ जा रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट के अनुसार जो इज एम आर लगेगा उसको हम पहले लिखेंगे। यानी क्या बच्चे भूखे हैं, तो बच्चे के साथ आर लगेगा तो आर को हम पहले लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे द चिल्ड्रेन, यानी द चिल्ड्रेन और हंग्री, यानी भूखे हैं तो हंग्री हो जाएगा। क्या राहुल अनुपस्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा इज राहुल एब्सेंट। ठीक, और यहाँ पर क्या अनुराधा आलसी है? तो इज अनुराधा लेजी।
अनुराधा एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम जब ईज एम आर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर एक नेम है, तो नेम के साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा। तो ईज फर्स्ट में आ जाएगा क्योंकि क्या है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ईज फर्स्ट में आने के बाद उसके बाद अनुराधा होगा। तो अनुराधा एक वाक्य, एक नेम है और नेम के साथ हमेशा बड़ा अक्षर होता है और यहाँ पर लेजी। ठीक फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए एंड आप लोग वीडियो को 2 सेकंड पहले करके फिर से देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसको कॉपी में अपने राइट डाउन कीजिए एंड बनाइए क्वेश्चन को आप लोग। अब आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए एंड क्वेश्चन को बनाइए और देखिए कि आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यहाँ पर उसका वर्ड मीनिंग आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी क्या और उसके बाद भी उसमें नहीं आएगा तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इसी को बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है एम ईज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस वाट। यानी सबसे पहले एम ईज आर आएगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार जो लगता है एम ईज आर, और फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट और फिर प्लस एडजेक्टिव। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको एडजेक्टिव आएगा और सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट लगता है। आपका ईज एम आर फर्स्ट में आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में है सॉल्व्ड एग्जाम्पल, क्या वह निर्दोष नहीं है। चलिए हम लोग बनाते हैं। क्या का क्या होगा, तो क्या तो निर्धारित तो वह से होगा क्योंकि सब्जेक्ट में वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। वह का इंग्लिश ही होता है, चलिए ही लिख दिए, ही। और फिर क्या, क्या ही के साथ क्या प्रयोग होगा, ईज, तो ईज हो गया, फिर ही हो गया और ये एच जो है छोटा वाला होगा ईज एंड ही, और ही के अनुसार ही ईज का प्रयोग होगा, हम आपको बताए थे। और यहाँ पे नॉट लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, और फिर इनोसेंट यानी निर्दोष है तो इनोसेंट होगा और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या रवि तेज नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है, रवि है, तो रवि के अनुसार क्या प्रयोग होगा, ईज प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईज रवि। आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप लोगों को नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को बैकवर्ड करके और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, पुनः थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, फिर से देखिए, आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इस नए स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। कौन सा स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस नाउन, सिंगुलर या प्लुरल। यानी ये नया स्ट्रक्चर है जो सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर और प्लस नाउन। हमको बोले थे कि ऑब्जेक्ट में कभी एडजेक्टिव भी होगा, कभी नाउन भी होगा। नाउन में यहाँ पे सिंगुलर और प्लुरल है, तो इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। देन तुम एक किसान हो, यू आर अ फार्मर। ठीक, पर उसकी विशेषता तो नहीं बता रहा है कि तुम एक किसान हो। किसान गुण थोड़े होता है, वो एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम एक किसान हो तो यू आर, यू के साथ क्या लगेगा, आर, और एक का क्या हो जाएगा, ए, और फिर तो यू आर अ फार्मर। हम लोग अभियंता हैं तो वी आर इंजीनियर्स। अब देखिए यहाँ पर तुम एक किसान हो, यहाँ पर एक का बोध हो रहा है तो एस या ई एस नहीं लगेगा, केवल फार्मर होगा। ठीक, और यहाँ पे हम लोग अभियंता हैं, हम लोग का मतलब बहुत सारे आदमी का बोध हो रहा है तो हम लोग अभियंता है, वी आर इंजीनियर्स। इंजीनियर नहीं होगा, इंजीनियर्स होगा। यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे, मैं एक गायक हूँ, आई एम अ सिंगर, एक कलाकार है। तो राजेश एक नाम है तो राजेश हो गया, राजेश के साथ ईज, तो यहाँ पे ईज लगा। और यहाँ पर एक कलाकार है तो एक का एल नहीं लगेगा, एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट का फर्स्ट लेटर जो है यहाँ से मैच कर रहा है क्योंकि ए है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आर्टिस्ट में जो है एन लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे वे लोग यहाँ पे किसान हैं तो वी आर फार्मर। वे लोग किसान हैं, वे लोग किसान हैं तो वे लोग का दे होगा यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है,
यहाँ पर दे होना चाहिए, ठीक है, तभी सही होगा। वे लोग एक किसान है, वे लोग किसान है, वे लोग का मतलब बहुत सारे आदमी हैं किसान, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, यहाँ पर प्लूरल प्रयोग होगा, फार्मर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग शिक्षक हैं तो आप लोग का मतलब बहुत सारे आदमी का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर यू आर टीचर्स। ठीक, और यहाँ पे बाबूलाल कारीगर है तो यहाँ पर हो जाएगा बाबूलाल इज एन आर्टिसियन, क्योंकि कारीगर का होता है आर्टिसियन और आर्टिसियन का फर्स्ट लेटर ए है जो कि वॉवेल है एक, तो वॉवेल के साथ एन का प्रयोग होता है, न कि ए का प्रयोग नहीं होता है, वॉवेल के साथ एन का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो बैक करके आप देख सकते हैं और फिर आप इस पर आप क्वेश्चन बनाइए। जैसे यहाँ पे नीचे एक नोट में हम आप लोगों को बता देते हैं, उपरोक्त सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर एम लिख दिया है, एन होगा यहाँ पर, ए या एन का यूज किया जाता है, जहाँ प्लूरल नाउन का यूज हुआ है वहाँ ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आप लोगों को बनाने के लिए क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बनाने के लिए हम क्वेश्चन दिए, इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए एंड बना डालिए। इसका मीनिंग आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, वर्ड मीनिंग, आप इसको स्टॉक कर सकते हैं, आप अपने लिख करके रख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसी का नेगेटिव सेंटेंस यानी नाउन सिंगुलर प्लूरल का। तो हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस नाउन सिंगुलर और प्लूरल, सब स्ट्रक्चर सबका वही सेम होगा। लास्ट में आपका जो एडजेक्टिव था वो नाउन हो जाएगा सिंगुलर और प्लूरल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, वह वकील नहीं है, ही इज नॉट एन एडवोकेट, यानी सब्जेक्ट और ईजेएमआर के बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद ही ए या एन लगेगा और फिर नाउन होगा आपका। जैसे यहाँ पर है वह वकील है, यहाँ पर है वह वकील है, तो वह का क्या हो जाएगा ही, उसके बाद ईज, उसके बाद होगा नॉट, उसके बाद एन, उसके बाद एडवोकेट। एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल आ रहा है। ठीक, तो वॉवेल आ रहा है तो एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट आता तो ए लगता। कॉन्सोनेंट जो 5 को छोड़ा करके जो भी 21 के लेटर में बचते हैं उसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग किसान नहीं है, ठीक है, तो हम लोग किसान नहीं है, वी आर नॉट फार्मर, हम लोग किसान नहीं हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा वी, और हम लोग के साथ आर का प्रयोग होता है, तो वी के साथ आर का प्रयोग होगा, एंड नहीं का नॉट और फार्मर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए एंड बनाइए इस क्वेश्चन को। वह डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह का मतलब एक ही आदमी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर वह ही इज नॉट ए लगेगा, चाहे वहाँ पर एक दिया हो या न हो। आप लोगों को समझना है कि कहाँ पर एक लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा। अब आपके लिए बनाने के लिए दे दिए हैं, वह एक कलाकार नहीं है, नेहा एक नर्स नहीं है, तो ये आप बनाइए। वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड आप क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए और फिर बनाइए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो इसका अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार यानी एम इज आर से ही शुरू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस वाट, जो भी स्ट्रक्चर है वही है, बस एडजेक्टिव की जगह नाउन हो गया है, तो आप लोग घबराइए नहीं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे क्या आप मैनेजर हैं, आर यू अ मैनेजर, आप मैनेजर हैं, तो आप का मतलब एक ही आदमी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, तो क्या का क्या होगा, तो आपके अनुसार होगा, तो आपका यू होगा, तो यू का अनुसार क्या लगता है, आर लगता है, तो आर को हम पहले लिखेंगे एंड यू ए
और मैनेजर, आर यू ए मैनेजर, ऐसे आप बोल जाएगा। और यहाँ पर वे क्या, वे लोग किसान हैं, तो आर दे फार्मर्स, क्योंकि यहाँ पे वे लोग यानी बहुत सारे लोगों को बोध करा रहा है किसान है, तो फार्मर्स होगा और यहाँ पे दे होगा, यहाँ पे आर होगा, तो इसका फुल क्या हो जाएगा, आर दे फार्मर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनाइए इसको, और आप अपने से मिला लीजिए कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। आपके लिए बनाने के लिए भी हम इसमें भी क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके और बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर बना लीजिए। वैसे वाक्य जिनके अंत में होता है, होती है या होते हैं लगा रहे, जैसे देखिए वैसे वाक्य जिसके अंत में होता है, होती है या होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं या लगता है, लगती है, लगते हैं इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्य को एम ईजार का प्रयोग करके ही बनाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस अदर वर्ड, यानी यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट का वर्ड आ सकता है। जैसे यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल में हम आप लोग को दिखा देते हैं, चीनी मीठी होती है या लगती है, ये दोनों एक ही है, तो चीनी का पहले हम लिखेंगे, चीनी का क्या हो जाएगा, चीनी का होगा शुगर, उसके बाद ईज, उसके बाद स्वीट, यानी चीनी का शुगर हो गया, शुगर के बाद क्या हो जाएगा, ईज, शुगर के साथ ईज लगता है, और फिर मीठी का क्या होगा, स्वीट। मनुष्य सामाजिक होता है, द मैन इज सोशल, सोशल यानी सामाजिक होता है, मैन के साथ ईज लगेगा। जैसे यहाँ पे दूध सफ़ेद होता है, तो मिल्क इज वाइट। शिक्षक दयालु होते हैं, तो शिक्षक यानी टीचर, पूरे टीचर का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे टीचर्स होगा, तो टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड। बच्चे नटखट होते हैं, पूरे बच्चे का बोध करा रहा है, जितने भी बच्चे हैं वो सब नटखट होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन के साथ लगेगा आर, और यहाँ पे नॉटी। सूरज गर्म रहता है, अब सूरज के साथ द सन होगा, क्योंकि सूरज पृथ्वी पर अकेला है, यानी एक है, जो भी इस ब्रह्मांड में एक है उसके आगे द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सन, द सन इज हॉट। यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं, हाथी विशाल होता है, तो द एलिफेंट इज बिग। यहाँ पर एलिफेंट अगर पूरे जाति का बोध कराता, पूरे हाथियों का बोध कराता, तो आपका द नहीं लगता, इसीलिए अगर जो भी चीज़ पूरे जाति का बोध कराए उसके आगे द नहीं लगेगा, जो केवल अकेला बोध करे उसके आगे द लगेगा। जैसे यहाँ पे चंद्रमा शीतल होता है, तो चंद्रमा भी पूरी पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, इसीलिए इसके आगे भी द का प्रयोग होगा। तो द मून इज कूल, चंद्रमा शीतल होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोगों को कुछ नोट बताने वाले हैं। फर्स्ट है शुगर, मिल्क ईटीसी अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। चीनी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसे जितने भी पदार्थ हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक, तो इसके आगे द का प्रयोग नहीं होता है। जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टीचर, चिल्ड्रेन, जो कि काउंटेबल नाउन है। टीचर को गिन सकते हैं, चिल्ड्रेन को भी गिन सकते हैं, लेकिन ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, अतः इसके आगे भी द का यूज नहीं होगा। हम आपको बताए हैं अभी ही कि अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है वो पूरे जाति का बोध कराएगा तो उसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। अगर पूरे जाति का बोध नहीं कराएगा तो उसके आगे द का यूज होगा। काउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है सन, मून और ईटीसी के पहले हमेशा द का यूज होता है।
हम आपको बताए हैं जो भी इस ब्रह्मांड में एक ही है उसके आगे द का प्रयोग होता है। ठीक। और यहाँ पे नेक्स्ट है, जैसे हम बना देते हैं आपके लिए क्वेश्चन, शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक का क्या होगा, शिक्षक जितने भी शिक्षक हैं वो सारे दयालु होते हैं, तो यहाँ पर प्लुरल आ जाएगा और यहाँ पे पूरे जाति का बोध हो रहा है तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए द का प्रयोग नहीं होगा तो टीचर्स आर काइंड, यानी टीचर्स नहीं टीचर्स हो जाएगा क्योंकि पूरे शिक्षक का बोध करा रहा है, तो टीचर्स आर काइंड। फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे वाक्य बन रहा है। तो चलिए हम अब आप लोगों को बनाने के लिए देते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप लोग बना सकते हैं इस वाक्य को और फिर आप लोग अपने से चेक भी कर सकते हैं कि आप लोग सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। यहाँ पर उसके बारे में आपका जो भी मीनिंग है वो आपका शो हो रहा है, आप लिख करके इसको याद भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। हम आपको बताए थे कि अदर वर्ड एक ऑब्जेक्ट है और पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे माँ लालची नहीं होती है, मदर इज नॉट ग्रीडी। तो यहाँ पे माँ का हो जाएगा मदर इज, मदर के साथ इज लगेगा और फिर नहीं का नॉट हो जाएगा और ग्रीडी यानी लालची होता है। यहाँ पर पिता स्वार्थी नहीं होता है, तो पिता का हो जाएगा फादर इज नॉट, फिर यहाँ पे सेल्फिश। जैसे यहाँ पे दिया है बर्फ गर्म नहीं होती है, तो बर्फ का क्या हो जाएगा आइस इज, आइस के साथ ऑफ कोर्स इज लगेगा क्योंकि आइस एक सिंगुलर है, तो इज नॉट हॉट। ठीक। तो आप लोगों को अब क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को बनाइए, अपने जो वीडियो को है पॉज कीजिए और फिर क्वेश्चन को उतारिए और कॉपी पर बनाइए। नेक्स्ट है अब आप बनाइए। तो अब आपको लिए हम क्वेश्चन यहाँ पर शो कर दिए हैं, आप लोग उतार करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट है स्ट्रक्चर ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस वाट, यानी ईजेएमआर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो भी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगता है ईजेएमआर वो आपका पहले चलाता है, ये इंट्रोगेटिव का नियम है। ठीक। तो इसके बारे में हम सॉल्व एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या किसान परिश्रमी होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर किसान दिया है तो किसान परिश्रमी होते हैं, लेकिन पूरे किसान का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो किसान का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसान जो है आर का प्रयोग होगा क्योंकि पूरे किसान का कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मर्स, फिर यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। तो आप जानते हैं कि जब भी क्या आएगा तो आर ईजेएमआर जो है फर्स्ट में आ जाता है, तो यहाँ पर आर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फार्मर और उसके बाद लिखेंगे मेहनती का लेबोरियस और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर है क्या दूध लाभदायक होता है, इज मिल्क यूजफुल, यानी दूध लाभदायक होता है, तो दूध का क्या हो जाएगा मिल्क और मिल्क के साथ क्या लगेगा इज और लाभदायक का क्या होता है यूजफुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके और फिर अभी बनाइए क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके लिए हम क्वेश्चन लाए हैं, आप बनाइए। यहाँ पर ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो भी वर्ड मीनिंग नहीं आएगा उसके लिए हम नीचे वर्ड मीनिंग भी शो कर दिए हैं, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, इज क्रूएल, इज यानी इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी आपको करना है। यहाँ पर आपको इंग्लिश से हिंदी करना है, पूरे जो वर्ड है जितना भी आप एक्सरसाइज बनाए हैं उस सभी का आपका मेच्योर है इसमें। जैसे इज मदर क्रूएल, इसका हिंदी करना है, तो इसका क्या हो जाएगा क्या माँ क्रूर होती है। ठीक। तो ऐसे ही आप हिंदी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है नॉलेजेबल कंटेंट और फिर इंग्लिश का भी जो है ट्रांसलेशन और ग्रामर चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं मेरे साथ, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं वाज और वेयर का यूज। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आप लोगों के पास घंटी बज जाए और फिर आप लोग आ कर के अपने वाज और वेयर का यूज देख सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।